नमस्कार। आज हम एक बहुत बड़ी आर्थिक खबर पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी खबर जो दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रही है। और ये खबर जुड़ी है इस नंबर से, $4.187 ट्रिलियन। हाल ही में भारत सरकार ने इस आंकड़े की पुष्टि की है और ये आंकड़ा ये है हमारे देश की नॉमिनल जीडीपी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि भारत अब आधिकारिक तौर पर जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। ये सिर्फ एक रैंकिंग का बदलाव नहीं है, बल्कि ये इस बात का संकेत है कि ग्लोबल इकोनॉमिक पावर किस तरह शिफ्ट हो रही है। तो चलिए इस पूरे मामले को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हम देखेंगे कि ये उपलब्धि असल में है क्या, भारत ने जापान को कैसे पछाड़ा, आगे क्या हो सकता है, जमीनी हकीकत क्या है और आखिर में दुनिया में भारत की जगह पर इसका क्या असर होगा। चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, एक नई आर्थिक शक्ति। तो जब हम कहते हैं कि भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, तो इसका असल मतलब क्या है? देखिए, ये जो रैंकिंग होती है, ये नॉमिनल जीडीपी के आधार पर तय होती है। अब ये नॉमिनल जीडीपी क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो ये किसी भी देश में एक साल के अंदर बनने वाली सभी चीज़ों और दी जाने वाली सभी सर्विसेज की कुल मार्केट वैल्यू होती है। इसे अमेरिकी डॉलर में मापा जाता है। तो ये किसी भी इकोनॉमी के साइज को नापने का एक तरीका है। अब सवाल ये उठता है कि भारत ने जापान को पछाड़ा कैसे? ये कोई एक दिन में तो हुआ नहीं होगा। इसके पीछे दो देशों की अलग अलग ट्रेजेक्टरीज की कहानी है। यहाँ पर दोनों इकोनॉमीज का फर्क साफ नजर आता है। एक तरफ है भारत, एक तेजी से बढ़ती हुई विकासशील अर्थव्यवस्था, जहाँ युवा आबादी ज्यादा है और घरेलू बाजार में काफी मांग है। वहीं दूसरी तरफ है जापान, एक मैच्योर यानी विकसित अर्थव्यवस्था, जहाँ की आबादी बूढ़ी हो रही है और डिफ्लेशन मतलब मंदी का दबाव बना हुआ है। और ये जो फर्क है ये पिछले कुछ दशकों में बना है। अगर आप पिछले 30 सालों को देखें तो जापान की ग्रोथ औसतन 1% से भी कम रही है, जबकि भारत हाल के सालों में 6 से 7% की औसत दर से बढ़ रहा है। इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है डेमोग्राफिक्स का। भारत की औसत उम्र सिर्फ 28 साल है, मतलब हमारे पास एक बहुत बड़ा वर्कफोर्स है। और हाँ, एक और बात, जापानी येन की कीमत में आई भारी गिरावट ने भी डॉलर के टर्म्स में उसकी जीडीपी को कम कर दिया। तो भारत की इस ग्रोथ के पीछे क्या कारण है? इसके कई ड्राइवर्स हैं। सबसे बड़ा तो है हमारा घरेलू कंजम्पशन, जो जीडीपी का लगभग 55-60% हिस्सा है। मतलब हम भारतीय ही अपने इकोनॉमी को चला रहे हैं। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर पर जबरदस्त काम हो रहा है। हाईवे, पोर्ट्स, रेलवेज सब बन रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए पीएलआई जैसी स्कीम्स हैं। China+1 स्ट्रैटेजी की वजह से भी विदेशी निवेश आ रहा है। और हाँ, यूपीआई और जीएसटीएन जैसे हमारे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तो दुनिया भर में तारीफ हो रही है। तो ठीक है, जापान तो पीछे रह गया। अब अगला पड़ाव कौन सा है? अब नजरें हैं जर्मनी पर, जो फिलहाल तीसरे नंबर पर है। अगर हम मौजूदा आंकड़ों को देखें तो जर्मनी की इकोनॉमी लगभग $4.5 ट्रिलियन की है और भारत की, जैसा हमने देखा, लगभग $4.2 ट्रिलियन। तो आप देख सकते हैं कि फासला अब ज्यादा नहीं बचा है और ये एक ऐसे बदलाव की जमीन तैयार कर रहा है जो हमें शायद बहुत जल्द देखने को मिले। और ऐसा क्यों माना जा रहा है कि भारत जर्मनी को भी पीछे छोड़ देगा? वजह साफ है, भारत की अर्थव्यवस्था जर्मनी के मुकाबले 2 से 3 गुना ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। सरकार के अपने अनुमान भी काफी आशावादी हैं। कहा जा रहा है कि भारत अगले 3 सालों के अंदर ही या ज्यादा से ज्यादा 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो ये तो हो गई बड़े बड़े आंकड़ों की बात। देश की इकोनॉमी बढ़ रही है, रैंकिंग सुधर रही है, ये सब बहुत अच्छा है। लेकिन अब आते हैं जमीनी हकीकत पर। इस बड़े नेशनल नंबर का एक आम नागरिक की खुशहाली के लिए क्या मतलब है? तो एक सवाल मन में आता है ना, कि अगर देश दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो क्या इसका मतलब ये भी है कि यहाँ के नागरिक दुनिया में चौथे सबसे अमीर है? इसका जवाब हमें इस टेबल में मिलता है, जो जीडीपी और पर कैपिटा जीडीपी यानी प्रति व्यक्ति आय के बीच का फर्क दिखाता है। देखिए, जर्मनी की टोटल जीडीपी हमसे थोड़ी ही ज्यादा है, लेकिन उनकी आबादी सिर्फ 8.3 करोड़ है, तो वहां हर व्यक्ति की औसत आय लगभग $52,000 है। जापान की आबादी लगभग 12.3 करोड़ है और उनकी पर कैपिटा जीडीपी $34,000। और अब भारत को देखिए, हमारी जीडीपी तो बड़ी है, लेकिन हमारी आबादी भी 143 करोड़ है। इसलिए हमारी पर कैपिटा जीडीपी सिर्फ $2,800 के करीब है।
मतलब अगर औसत निकालें तो एक जापानी नागरिक एक भारतीय नागरिक से लगभग 12 गुना ज्यादा कमाता है। तो भले ही हमारी पूरी इकोनॉमी का साइज बड़ा है, लेकिन हमारी विशाल आबादी की वजह से जब ये पैसा लोगों में बंटता है तो प्रति व्यक्ति हिस्सा काफी कम रह जाता है। और यहीं पे असली चुनौती है। चुनौती ये है कि इस बड़ी आर्थिक ग्रोथ का फायदा हर किसी तक कैसे पहुंचे, कैसे इसे बेहतर नौकरियों, अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में बदला जाए। चलिए अब अपने आखिरी हिस्से की ओर बढ़ते हैं। ये समझते हैं कि इस आर्थिक तरक्की से दुनिया में भारत का कद कैसे बदलता है। देखिए, जब किसी देश की इकोनॉमी बड़ी होती है तो उसका असर दुनिया में कई तरह से दिखता है। सबसे पहले तो आर्थिक दबदबा बढ़ता है। दुनिया भर की कंपनियां यहां ज्यादा पैसा लगाना चाहती हैं, मतलब एफडीआई बढ़ता है। ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की अहमियत बढ़ जाती है। दूसरा, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और G20 जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की आवाज और मजबूत हो जाती है। और तीसरा, जियोपॉलिटिक्स में भी भारत का वजन बढ़ता है। आज भारत अमेरिका और चीन के बीच एक बैलेंसिंग पावर की तरह काम कर रहा है और दुनिया के बड़े मसलों पर मोल भाव करने की उसकी ताकत बढ़ गई है। हाँ, एक बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली है। भले ही भारत सरकार ने इन आंकड़ों की पुष्टि कर दी है, लेकिन आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं की ऑफिशियल रैंकिंग अपडेट होने में थोड़ा वक्त लगता है, क्योंकि डेटा में थोड़ा लैग होता है। तो आखिर में हम इस सवाल पर आकर रुकते हैं। एक आर्थिक महाशक्ति का जन्म तो हो रहा है, ये साफ है, लेकिन इस बड़ी तरक्की की लहर को देश के हर एक नागरिक तक पहुंचाने के लिए, उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए अभी और क्या कुछ करना बाकी है।